नमस्कार। अभ्यास की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम बात कर चुके थे प्रकाश विद्युत प्रभाव की। तो हम किसकी बात कर, देखो हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी, एक तो बात की थी प्रकाश विद्युत प्रभाव। हम क्या क्या बात कर ली थी? प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या, इसकी परिभाषा की बात कर ली थी। हमने लिखा था कि जब किसी धातु की सतह पर निश्चित आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। ऐसे प्रकाश आया तो इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास क्या है, मेटल। तो ये डेफिनेशन अपन ने एक बार देख ली थी कि जब किसी धातु की सतह पर निश्चित आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का, और उस निश्चित आवृत्ति का था दहली आवृत्ति का, जब किसी धातु की सतह पर निश्चित आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसके बाद अपन ने ये कहा था कि जो इस घटना में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उसमें जो धारा प्रवाहित होती है उसे कहते हैं प्रकाश विद्युत धारा। क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत धारा। इसके बाद अपन अध्ययन कर रहे थे, देखो इसके बाद हमने पढ़ा था किसका, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। हमने एक चित्र बनाया और चित्र के साथ साथ इस प्रकाश विद्युत धारा का हमें अध्ययन करना था। तो पहला हमने कर लिया था प्रकाश विद्युत धारा का किसके साथ, आवर्ती के, प्रकाश विद्युत धारा का तीव्रता के साथ अध्ययन। हाँ भाई, किसके साथ अध्ययन किया था पहले? तीव्रता के साथ। ये अपन कर चुके थे कि प्रकाश विद्युत धारा का तीव्रता के साथ अध्ययन। तो हमने ये पाया कि जब हम प्रकाश की आवृत्ति को निश्चित आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति पर नियत रखकर और कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर को नियत रखकर प्रकाश की तीव्रता का मान बढ़ाएं, प्रकाश की तीव्रता का मान बढ़ाएं तो प्रकाश विद्युत धारा और प्रकाश की तीव्रता के मध्य ग्राफ निम्न प्रकार का प्राप्त होता था। ऐसा प्राप्त हो रहा था हमारे पास समानुपाती, जिससे हमने एक बात कही कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है, अर्थात प्रकाश विद्युत धारा का मान प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। इसका अध्ययन कर लिया। दूसरा जो हमने अध्ययन किया, दूसरा अध्ययन जो कर रहे थे एक्चुअली वो कर रहे थे प्रकाश विद्युत धारा का, प्रकाश विद्युत धारा का इसके साथ आवर्ती के साथ अध्ययन, आवर्ती के साथ अध्ययन। तो जब हमने प्रकाश विद्युत धारा का आवर्ती के साथ अध्ययन किया तो हमने बताया कि यदि हम प्रकाश की तीव्रता को और एनोड व कैथोड के मध्य विभवांतर को नियत रखकर प्रकाश की आवर्ती को बढ़ाते हैं तो प्रारंभ में जब हम आवर्ती को बढ़ाते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में प्रकाश विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती है, अर्थात प्रारंभ में जब आवर्ती का मान बढ़ाया जाता है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना उत्पन्न नहीं होती। परंतु जैसे ही एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराएं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, अर्थात प्रकाश विद्युत धारा उत्पन्न होगी। लेकिन इसके बाद यदि हम आवर्ती को बढ़ाएं तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और हमने ये कहा कि प्रकाश विद्युत धारा का मान प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर नहीं करता। केवल प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को उत्पन्न करने के लिए हमें एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति चाहिए, और उस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति को क्या नाम दिया था? दहली आवृत्ति नाम दिया था। क्या नाम दिया था? दहली आवृत्ति। और इसे अपन किससे लिखते हैं? न्यू नॉट से लिखते हैं भाई। इतना लिखा था अपन ने, ठीक है। और इसकी परिभाषा बताई थी अपन दहली आवृत्ति की, आपतित प्रकाश की वह निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, अर्थात जिस आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रेक्षित होती है उसे दहली आवृत्ति कहा जाता है भाई। इसे न्यू जीरो से लिखते हैं। इसके बाद अपन ने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, दहली तरंग दैर्घ्य, दहली तरंग दैर्घ्य। तो हमने कहा था देखो, अगर आवर्ती न्यूनतम है तो तरंग दैर्घ्य होगी अधिकतम। आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है या प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रेक्षित होती है, उसे एक्चुअली अपन कहते थे दहली आवृत्ति। इसके बाद हम जो अगला अध्ययन कर रहे थे वो अपन ने किया था ये वाला, प्रकाश विद्युत धारा का, ये कर लिया था कल अपन ने, प्रकाश विद्युत धारा का विभवांतर के साथ अध्ययन, विभवांतर के साथ अध्ययन। प्रकाश विद्युत धारा के साथ विभवांतर साथ अध्ययन। तो जब हमने प्रकाश की आवृत्ति को, तो इस बार हमने प्रकाश की आवृत्ति को दहली आवृत्ति पर, प्रकाश की आवृत्ति को दहली आवृत्ति पर एवं तीव्रता को नियत रखकर
नियत रखकर जब हम प्रकाश विद्युत धारा और विभांतर के मध्य ग्राफ, ये संग्राहिक पट्टी का विभांतर के मध्य ग्राफ बनाते हैं, तो ये ग्राफ अपन को निम्न प्रकार का प्राप्त होता है। हो सकता है ग्राफ इस प्रकार से, यहाँ पे अपन ने ली है ये एक्चुअली ये जो ग्राफ है, यहाँ पे ये वाली लाइन, ये हमारे पास है आई प्रकाश विद्युत धारा। क्या है ये? प्रकाश विद्युत धारा। यहाँ पे अलग अलग तीव्रता है, ये तीव्रता है I1, ये तीव्रता है I2, ये तीव्रता है I3, ऐसे ग्राफ आ रहे हैं। ये दूसरा ग्राफ, ये तीसरा ग्राफ, इस प्रकार ग्राफ आते हैं यहाँ पे। और हमने यहाँ पे इसको कहा था मंदक विभव, या इसको कहा था निरोधी विभव। क्या नाम दिया था? देखो इस प्रकार ग्राफ आता है। देखो यहाँ से ऐसे खींचे अपन, इस प्रकार ग्राफ प्राप्त होता है। यहाँ से खींचा अपन ने, और ऐसे यहाँ से, ये हमारे पास एक्चुअली एक ही जगह है, ये निरोधी विभव है। अब सुनो, हमने लिखा था प्रारंभ में जब विभांतर का मान 0 रखा जाता है तो हमें अल्पमान की प्रकाश विद्युत धारा प्राप्त होती है। उसके बाद यदि हम विभांतर का मान बढ़ाएं तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि, थोड़ी सी वृद्धि होती है, प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़कर संतृप्त हो जाता है। इसके बाद हम विभांतर का कितना ही मान बढ़ाएं, प्रकाश विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद हम कैथोड को प्लस पर और एनोड को माइनस पर लेकर ऋणात्मक विभव बढ़ाए तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में कमी आती है, और एक निश्चित ऋणात्मक विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि हम प्रकाश विद्युत धारा का प्रकाश विभांतर के साथ ग्राफ खींचे और तीव्रता अलग अलग हो तो इस प्रकार का ग्राफ आएगा। ये ग्राफ कई बार पूछा जाता है। इतनी अपन ने बात कर ली थी। आज हम जो बात करने वाले हैं, यहाँ से अपन ने एक परिभाषा और लिखी थी, निरोधी विभव, और ये बताया था अपन ने कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में विभांतर का वह ऋणात्मक मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 प्राप्त होता है, उसे एक्चुअली अपन क्या कहते हैं? निरोधी विभव। आज हमको अध्ययन करना है निरोधी विभव पर आपतित प्रकाश, आपतित विकिरण की आवर्ती का प्रभाव। क्या पढ़ना है अपन को? निरोधी विभव, निरोधी विभव पर, निरोधी विभव पर आपतित, आपतित विकिरण की आवर्ती का प्रभाव। इसका प्रभाव पड़ना है बेटा आवर्ती का। अब सुनिए, यदि हम देखो हम बात किसी करें प्रकाश, अब देखो यहाँ पे अपन ग्राफ खींच रहे हैं, इससे यदि हम प्रकाश विद्युत धारा, ये प्रकाश विद्युत धारा स्मॉल आई, और यहां पे मैं ले रहा हूं विभांतर, यदि मैं प्रकाश विद्युत धारा और विभांतर के मध्य निरोधी विभव की अवस्था में ग्राफ खींचूं, तो हमने ग्राफ खींचा था यहां से, देखो ऐसे ये ग्राफ ऐसे आ गया। यहां पे ये एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास ये संतृप्त धारा है। यहाँ पे ये कौन सी धारा है? संतृप्त धारा। और ये क्या है? यहाँ पे आवर्ती है -V01 और यहाँ पे आवर्ती है ν01। तो ये, अब यदि मैं निरोधी विभव की अवस्था में जैसे ही आवर्ती बढ़ाता हूँ, तो हमने पाया कि जब निरोधी विभव की अवस्था में आवर्ती बढ़ाते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो हम जब प्रकाश विद्युत धारा का विभांतर के साथ ग्राफ बनाएं और आवर्ती अलग अलग ले, तो ये ग्राफ हमें निम्न प्रकार का प्राप्त होता है। देखो ये सब प्राप्त होगा। यहाँ से देखियो, यहाँ से इसको देखिए अपन, तो देखो ये धारा है, ऐसे ग्राफ प्राप्त, एक ग्राफ ऐसे आ रहा है यहाँ से नीचे, ये दूसरा, ये तीसरा। यहाँ पे ये आवर्ती है V01 माइनस, ये दूसरी वाली है V02 माइनस, तीसरी वाली है V03 माइनस, और यहाँ पे ये आवर्ती देखो ये ν0, ये ν0, ये ν0। यहाँ पे ये आवर्ती है, देखो ये जो आवर्ती है ये है, ये आवर्ती है ν1। तो यहीं से देखो ये -V02, ये आवर्ती है ν2, और ये यहीं से देखो ये आवर्ती, ये इस प्रकार से, ये है -V03, ये है ν3। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश विद्युत धारा का विभांतर के साथ ग्राफ बनाऊं जब तीव्रता अलग अलग है, तो वो अपन ने कल अध्ययन कर लिया। आज अगर बात करी थी प्रकाश विद्युत धारा का विभांतर के साथ ग्राफ बनाए जब आपतित विकिरण की आवर्ती अलग अलग है, तो उस पर तो इस प्रकार का ग्राफ आएगा। अच्छा ग्राफ ऐसा क्यों ना, सुनिए निरोधी विभव की अवस्था में क्या है एक्चुअली, देखो निरोधी विभव की अवस्था में हम जानते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 है। तो जब आवर्ती का मान ν1 है, जब आवर्ती ν1 है तो निरोधी विभव है V01 माइनस का। तो इस अवस्था में प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 है।
अब यदि निरोधी विभव की अवस्था में जैसे ही मैं आवर्ती का मान बढ़ाता हूं तो हमने पाया कि परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा बह रही है। इसका मतलब जैसे ही हमने आवर्ती को न्यू 2 किया तो हमने पाया कि परिपथ में अल्पमान की धारा बह रही। इसका मतलब क्या है कि निरोधी विभव की अवस्था में इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, एनोड पे। तो निरोधी विभव में क्या था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पे नहीं जा रहा था प्रारंभ में, क्योंकि निरोधी विभव की अवस्था में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैथोड पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो जब हम आवर्ती का मान बढ़ाते हैं तो आवर्ती बढ़ाने पर हमें परिपथ में अल्पमान की धारा प्रवाहित हुई निरोधी विभव की अवस्था में। कब, जब आवर्ती बढ़ाई। तो इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि जब हम आवर्ती का मान बढ़ाते हैं तो कैथोड पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन गति करके कहां चले जाते हैं, एनोड पे। इसका मतलब अगर कैथोड पर स्थिर जो इलेक्ट्रॉन थे अगर वो आवर्ती बढ़ाने पर कैथोड पर गए, एनोड पर गए हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में क्या हुई है, वृद्धि। अर्थात इससे ये स्पष्ट होता है कि जब निरोधी विभव की अवस्था में आवर्ती का मान बढ़ाया जाता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैथोड से एनोड पर चले जाते हैं। फिर वापस मुझे धारा जीरो लानी है तो हम क्या करेंगे, और ऋणात्मक विभव। तो जब हमने विभव का मान V02 किया तो वापस प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना आ गया, 0। फिर हमने इसके बाद और आवर्ती बढ़ाई, अगली बार हमने आवर्ती को न्यू 3 किया तो हमने पाया कि पुनः परिपथ में धारा बहने लगी। अर्थात जब हम न्यू 2 आवर्ती के बाद न्यू 3 आवर्ती करते हैं तो पुनः परिपथ में धारा बहने लगती है। इसका मतलब साफ स्पष्ट है कि दोबारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड से कहां जा रहे हैं, एनोड पे। अर्थात वापस यदि हमें प्रकाश विद्युत धारा को शून्य पे लाना है तो ऋणात्मक को और बढ़ाना पड़ेगा, और वापस प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि जब हम निरोधी विभव की अवस्था में प्रकाश की आवर्ती का मान बढ़ाते हैं तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि। अर्थात ये हम लास्ट में पढ़ेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम है कि जब हम आपतित प्रकाश की आवर्ती बढ़ाते हैं तो प्रकाश की आवर्ती बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा के मान पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में क्या आती है, वृद्धि। इससे एक बात स्पष्ट हुई, जैसे जैसे हम आवर्ती का मान बढ़ाते हैं, क्या स्पष्ट हो रहा है कि जैसे जैसे हम आवर्ती का मान बढ़ाते हैं, न्यू 3 ग्रेटर देन न्यू 2 ग्रेटर देन न्यू 1, तो यहां से ये V03 मॉड इज ग्रेटर देन V02 इज मॉड ग्रेटर देन V01। अर्थात जैसे जैसे हम निरोधी विभव की अवस्था में आवर्ती का मान बढ़ाते हैं तो अंतक विभव या निरोधी विभव का संख्यात्मक मान बढ़ता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे, क्या पूछे कि निरोधी विभव व आवर्ती के मध्य ग्राफ बनाओ, तो हमने पाया कि जिस अनुपात में हम आवर्ती बढ़ाते हैं उसी अनुपात में निरोधी विभव बढ़ाएंगे, तब जाकर ही प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या आएगा, 0। तो आपसे पूछेगी निरोधी विभव का आवर्ती के साथ ग्राफ। ये हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि दो अलग अलग धातुओं के लिए निरोधी विभव का प्रकाश की आवर्ती के साथ ग्राफ बनाओ। तो हमने देखा कि जो निरोधी विभव का संख्यात्मक मान है V0 उसका मान आवर्ती के समानुपाती है, और अगर समानुपाती है तो ग्राफ इस प्रकार का आएगा। देखो यहां से अपन ग्राफ बनाए, इस अक्ष पे लिया है मैंने निरोधी विभव कह लो, मंदक विभव कह लो, या निरोधी विभव, या इसको अपन कह सकते हैं अंतक विभव। ये क्या कह सकते हैं, अंतक विभव। यहां पे मैंने क्या ली है, आवर्ती न्यू। अलग अलग धातु के लिए तो निरोधी विभव का मान आवर्ती के समानुपाती है, तो इस प्रकार का ग्राफ आएगा। ये ऐसे आएगा, मान लीजिए कोई P धातु है और एक ग्राफ ऐसा आएगा। ये किसके लिए है, ये कोई धातु है Q, ये धातु है Q, और ये हमारे पास एक्चुअली कोई धातु क्या है, P। तो अगर मैं दो अलग अलग धातुओं के लिए निरोधी विभव का आपतित प्रकाश की आवर्ती के साथ ग्राफ की, तो ये ग्राफ अपन को निम्न प्रकार का प्राप्त होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, आगे जाके आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन और दिया गया है एग्जाम में, क्या दिया गया है, अगर हमारे पास ये चित्र दिया गया है, प्रदर्शित चित्र निरोधी विभव V0 और आवर्ती के मध्य प्रदर्शित, तो बताइए किस धातु के लिए कार्य फलन
वह दहली तरंग दैर्घ्य का मान सर्वाधिक होगा। अब आप देखें, हम जानते हैं कार्यफलन होता है फाई बराबर में होता है एच इंटू में न्यू जीरो। यहाँ पे ये वाली जो आवृत्ति है ये क्यू की दहली आवृत्ति है, ये धातु पी की दहली आवृत्ति है, और हम जानते हैं कि कार्यफलन का मान दहली आवृत्ति के समानुपाती है। चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि पी धातु के लिए दहली आवृत्ति का मान ज्यादा है, तो अगर पी धातु के लिए दहली आवृत्ति का मान ज्यादा है तो पी धातु के लिए कार्यफलन भी क्या होगा, ज्यादा। तो पी धातु के लिए तो कार्यफलन ज्यादा होगा और क्यू धातु के लिए क्या होगा, कम। दूसरे में समझे, बताइए किस धातु के लिए तरंग दैर्घ्य का मान सर्वाधिक होगा। तो हम जानते हैं तरंग दैर्घ्य इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/μ ये होता है। तो अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि जिस धातु के लिए आवर्ती का मान सर्वाधिक होगा उसके लिए तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी, और हमें क्या करनी है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा देखनी है। तो यहां पे जब इसको देखेंगे तो देखो पी धातु के लिए तो आवर्ती का मान सबसे कम है, तो जिसके लिए आवर्ती कम होगी उसके लिए तरंग दैर्घ्य क्या होगी, ज्यादा। तो यहां पर ये चित्र में क्यू के लिए आवर्ती का मान कम है, तो इसलिए क्यू के लिए तरंग दैर्घ्य का मान क्या पाया जाएगा, ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, इन सभी निष्कर्षों के बाद अब हमको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, या इनको कहते हैं लेनार्ड, लेनार्ड एवं हॉलबॉक्स, हॉलबॉक्स के नियम। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, लेनार्ड या हॉलबॉक्स के नियम। तो सुनिए भाई, देखो इसके सिंपल सिंपल से नियम है। पहले नियम सुनिए, ये फिक्स है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आवृत्ति दहली आवृत्ति या इससे अधिक हो, अधिक। अब सुनिए पहला नियम, पहला ये है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक हो, दहली आवृत्ति के बराबर दहली आवृत्ति से अधिक हो, तो प्रकाश विद्युत धारा का मान प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। अर्थात अपन ने ग्राफ बनाया था, इस प्रकार का ग्राफ आएगा, ये आई, ये कैपिटल आई, तो इस प्रकार का। प्रकाश विद्युत प्रभाव का पहला नियम क्या है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति या इससे अधिक है तो प्रकाश विद्युत धारा का मान प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर धातु की सतह से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। ये पहला नियम है। दूसरा देखिए, दूसरा है, यदि प्रकाश की आवर्ती का मान, यदि आपतित प्रकाश की आवर्ती का मान दहली आवर्ती से कम है, यदि आपतित प्रकाश की आवर्ती का मान दहली आवर्ती से कम है, यानी कि न्यू लेस देन न्यू जीरो, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी ही अधिक क्यों ना हो। क्या नियम बताया अपन ने, यदि आपतित प्रकाश की आवर्ती न्यू का मान प्रकाश की दहली आवर्ती न्यू जीरो से कम है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी ही अधिक क्यों ना रखी जाए। ये दूसरा नियम है। तीसरे नियम की बात करें, देखो अगर हम तीसरे नियम की बात करें तो तीसरा नियम ये है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति या इससे अधिक हो, अधिक हो, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, करती है। थर्ड इसका नियम ये है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक
या दहली आवृत्ति के बराबर हो तो उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन है उनकी गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा यानी के मैक्सिमम, इसका जो मान है वो केवल प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। अर्थात हम आवृत्ति बढ़ाएंगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, आवृत्ति घटाओगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा घटती है। ये हमारे पास कौन सा है? तीसरा। और अगर हम लास्ट और फाइनल नियम की बात करें तो लास्ट और फाइनल नियम ये है चौथा, जब धातु की सतह पर दहली आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति दहली आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय पश्चाता नहीं होती। अर्थात जैसे ही जब धातु की सतह पर दहली आवृत्ति μ0 या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाए तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय पश्चाता नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल से हमारे पास नियम है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक बार पुनः सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं। जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति या इससे अधिक है तो प्रकाश विद्युत धारा का मान प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। अर्थात प्रकाश की तीव्रता बढ़ाओगे प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होगी, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर धातु की सतह से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि। इसलिए इनकी आई समानुपाती कैपिटल आई, और इसका ग्राफ अपन ने ऐसा बनाया था। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू का मान दहली आवृत्ति μ0 से कम है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, चाहे प्रकाश की तीव्रता को कितनी ही अधिक क्यों ना कर दिया जाए। यानी अगर दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, चाहे तीव्रता को आप कितनी ही अधिक क्यों ना कर दें। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति या इससे अधिक है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगर आप आवृत्ति बढ़ाओगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, आवृत्ति घटाओगे तो घटेगी। अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। और चौथा और आखिरी ये, जैसे ही धातु की सतह पर निश्चित आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय पश्चाता नहीं होती है। ये हमारे पास प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम है। अब हम कुछ क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है 2000 एग्जाम में आया है। क्वेश्चन दे रखा है कि कार्यफलन दे रखा है। कार्यफलन है φ0 बराबर 3.31 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। ये कार्य 19 जूल है। तो पूछ रहा है कि तो दहली आवृत्ति μ0 ज्ञात करो। एग्जाम 2015 में क्वेश्चन आया है बोर्ड में। वो कह रहा है कि यदि किसी धातु के लिए हमको कार्यफलन का मान दे रखा है कि φ0 बराबर 3.31 इंटू 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल है, तो उस धातु के लिए आवृत्ति का मान कितना हुई अपन को कैलकुलेट करना है। तो जब हम आवृत्ति कैलकुलेट करेंगे तो देखो कार्यफलन तो कार्यफलन होता है φ0 बराबर एस इंटू में न्यू0। तो न्यू0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो ये आएगा φ0 बटे में h। मान रख देते हैं जरा अपन। जब मान रखेंगे इसका तो यहां पर देखो φ0 का मान है 3.31 इंटू 1.6 गुणा 10 की घात -19 बटे में
ये h होता है प्लांक कांस्टेंट। क्या होता है प्लांक कांस्टेंट? और मैंने कल बताया प्लांक कांस्टेंट जो है उसका होता है 1.662 गुणा 10 की घात माइनस कितने होते हैं बेटा 34। हल करें तो देखो ये इससे पूरा पूरा कटेगा, 31 331 दूनी 662, 2 कटेगा तो न्यू इजिकल टू आएगा, देखो इसको हल करते हैं तो ये आएगा 16/10 इंटू 1/2 गुणा 10 की घात, ये तो है -19 और ये ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी -34। थोड़ा सा और इसको हल करें, देखो यहाँ से तो ये देखो ये तो कट जाएगा 8, ये हो जाएगा न्यू इजिकल टू 8 इंटू देखो ये 10 की घात -19 और एक ऊपर जाएगी तो 20 इंटू 10 की घात माइनस कितना 34, तो न्यू इजिकल टू आएगा 8 गुणा 10 की घात, सॉरी ये ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस की, ये प्लस की 34 थी, बचेगी 14 और आवृत्ति किस में आएगी हर्ट्ज में। तो ये हमारे पास एक्चुअली क्या है दहलीय आवृत्ति। बहुत आसान सा सवाल है। यदि हमें कार्यफलन दिया जाए तो हम उसमें आसानी के साथ क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा कार्यफलन। ये मान दे रखा था कार्यफलन का फाई बराबर h इंटू न्यू जीरो, तो न्यू जीरो बराबर फाई अपन में जीरो, बाकी अपन ने सिंपल से क्या किया कैलकुलेशन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक क्वेश्चन और है हमारे पास। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारे पास सीधा सा है कि अगला सवाल देखिए, अगला है ये रहा क्वेश्चन। देखियो क्वेश्चन दे रखा है अपन को कि तरंग दैर्घ्य लैम्बडा बराबर 3.31 एंगस्ट्रम है। कोई सवाल है? तरंग दैर्घ्य दे रखी है हमको कितनी? तरंग दैर्घ्य दे रखी है लैम्बडा बराबर कितनी? लैम्बडा बराबर 3.31 एंगस्ट्रम दे रखी है। तो वो कह रहा है कि इस फोटोन के लिए ऊर्जा की ज्ञात करें। तो बेटा अपन फोटोन का कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे। फोटोन के लिए ऊर्जा होती है E बराबर एच न्यू। E बराबर क्या होती है एच न्यू, और अपन जानते हैं न्यू बराबर एक्चुअली क्या होता है, न्यू इजिकल टू होता है H अपॉन लैम्बडा। इसको यहाँ रखें तो E इजिकल टू आएगा HC अपॉन लैम्बडा। तो हमको चाहिए ये, तो आराम से रख दो मान। तो देखो यहाँ पे हल करें तो E इजिकल टू H होता है प्लांक कांस्टेंट, तो 6.62 गुणा 10 की घात -34। C होता है प्रकाश का वेग, 3 गुणा 10 की घात कितना 8 बटे लैम्बडा का मान कितना, ये एंगस्ट्रम में, इसको चेंज करेंगे तो 3.31 गुणा 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। ठीक है, आराम से हमको क्या कह रहा है कि हमारे पास एक फोटोन है, उसकी तरंग दैर्घ्य दे रखी है 3.31 एंगस्ट्रम। इसको चेंज करेंगे तो 3.31 गुणा 10 की घात -10 मीटर। फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा E बराबर होता है एच न्यू, न्यू बराबर C अपॉन लैम्बडा, तो E बराबर SC अपॉन लैम्बडा। आराम से H का मान रखा, C का मान रखा, लैम्बडा का मान है 3.31 गुणा 10 की घात -10 मीटर। आराम से हल करें, ये कट हो जाएगा पूरा 2, तो E इजिकल टू आएगा 3 दूनी 6 इंटू 10 की पावर, देखो ये हो जाएगा 10 की घात -34 इंटू 10 की घात 8, तो ये प्लस ऊपर जाएगा 10 की घात 10, ये हो गया। ये मेरे पास हो जाएगा E इजिकल टू 6 इंटू 10 की पावर, देखो ये हमारे पास होगा 18। 34 में से 18 घटाने हमारे पास, देखो 34 में से 10 गए तो कितने 24, और 24 में से 8 गए तो कितनी बचेंगी 16, इसकी माइनस की, तो ये आएगी जूल। तो उस फोटोन की ऊर्जा आएगी 6 गुणा 10 की घात -16 जूल। हम आराम से क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद ये हमारे पास है, इसके बाद ये पूछेगा कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया वो है तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत की असफलता, तरंग सिद्धांत की असफलता या चिरसम्मत भौतिकी प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका। तो बेसिक हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा कि भाई जो तरंग सिद्धांत था, कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या क्यों नहीं कर सके, या फिर
प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा या चिरसम्मत भौतिकी में क्या कमियां रह गई। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि चिरसम्मत भौतिकी की सीमाएं बताइए या चिरसम्मत भौतिकी की कमियां बताइए। तो कमियां सुन लीजिए, सिंपल सी कमियां सुनिए कि तरंग सिद्धांत ये कहता है कि तरंग सिद्धांत के अनुसार, किसके बाद, वेव थ्योरी, तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत के अनुसार हम ये कह रहे हैं तरंग सिद्धांत की माने तो तरंग सिद्धांत ये कहता है कि जब हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं, तो हमने पढ़ा है 11th में व्यतिकरण की ई तीव्रता इंटेंसिटी आई प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर, तो आई इज इक्वल टू होता है के इंटू ए स्क्वायर। तो तरंग सिद्धांत के अनुसार जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है तो प्रकाश तरंगों का आयाम बढ़ता है, आयाम बढ़ता है तो प्रकाश की ऊर्जा बढ़ेगी, अर्थात जब धातु की सतह पर अधिक तीव्रता का प्रकाश आपतित कराया जाता है तो धातु की सतह पर ऊर्जा के मान में क्या होनी चाहिए, वृद्धि। और जब ऊर्जा के मान में वृद्धि होगी तो धातु की सतह पर पर्याप्त ऊर्जा हो जाएगी। यदि इस ऊर्जा का मान कार्यफलन के बराबर हो जाए, यदि इस ऊर्जा का मान कार्यफलन के बराबर हो जाए तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाना चाहिए। और हम जानते हैं कि तरंग सिद्धांत के अनुसार जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है तो आयाम बढ़ता है, जिससे धातु की सतह पर ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है और इस ऊर्जा का मान कार्यफलन से ज्यादा प्राप्त होता है। इसीलिए धातु की सतह से आसानी से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाना चाहिए। परंतु प्रयोग में हमने पाया कि यदि प्रकाश की आवृत्ति दहलीय आवृत्ति से कम है तो तीव्रता का मान कितना ही बढ़ाए, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। अर्थात तरंग सिद्धांत की पहली कमी ये थी कि तरंग सिद्धांत के अनुसार तीव्रता बढ़ाने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाना चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये पहली कमी रही तरंग सिद्धांत की, ठीक है। दूसरी कमी सुनिए, दूसरी कमी ये है कि जब हमने वही है कि जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं, दूसरा ये है जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो धातु की सतह पर ऊर्जा के मान में क्या होती है, वृद्धि। जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हो धातु की सतह पर ऊर्जा के मान में क्या होती है, वृद्धि, जिससे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में क्या होनी चाहिए, वृद्धि। मतलब हम ये कह रहे हैं, दूसरी कमी ये है कि जब प्रकाश तरंग सिद्धांत के अनुसार जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है तो धातु की सतह पर ऊर्जा में वृद्धि होगी, और जब ऊर्जा में वृद्धि होगी तो सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में भी क्या होनी चाहिए, वृद्धि। परंतु वास्तव में हमने पाया कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना है उसमें यह स्पष्ट किया गया कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वास्तव में वो तीव्रता पे नहीं, आवृत्ति पर निर्भर करती है। जबकि तरंग सिद्धांत की दूसरी कमी सिंपल सी है। पहली कमी तो क्या है तरंग सिद्धांत की है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर धातु की सतह पर ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, जिससे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाना चाहिए। अर्थात तीव्रता बढ़ाने पर ही धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाएगा, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रेक्षित हो जानी चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। दूसरा ये कमी ये कह रहा है कि जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो धातु की सतह पर ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है, जिससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में भी क्या हो जानी चाहिए, वृद्धि। अर्थात उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करनी चाहिए, आवर्ती पर निर्भर नहीं करनी चाहिए। ये हमारे पास क्या था, दूसरा सिद्धांत। लेकिन अगर हम बात करें आखिरी और तीसरे की, वो ये है कि जब धातु की सतह पर, देखो ये हमारे पास कोई धातु है, जब धातु की सतह पर उच्च तीव्रता का प्रकाश आपतित कराते हैं, देखो जब धातु की सतह पर उच्च तीव्रता का प्रकाश आपतित कराते हैं तो यह प्रकाश धातु की सतह पर एक समान रूप से फैलता है। यानी तरंग सिद्धांत के माने तो तरंग सिद्धांत के अनुसार जब उच्च तीव्रता का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित कराया जाता है तो धातु की सतह पर यह प्रकाश एक समान रूप से फैलता है, जिससे इस धातु द्वारा जो ऊर्जा ग्रहण की जाएगी वो सारे इलेक्ट्रॉनों द्वारा थोड़ी थोड़ी ऊर्जा ग्रहण की जाएगी। इससे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को कार्य फलन के बराबर ऊर्जा प्राप्त करने में क्या लगना चाहिए, समय। अगर यदि प्रकाश
यदि इलेक्ट्रॉनों को कार्यफलन के बराबर ऊर्जा प्राप्त करने में समय लगेगा तो उत्सर्जन में क्या लगना चाहिए, समय। अर्थात तरंग सिद्धांत की माने तो जब उच्च तीव्रता का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित कराया जाता है तो धातु की सतह पर वो प्रकाश एक समान रूप से फैलता है, जिससे प्रत्येक धातु में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को कार्यफलन के बराबर ऊर्जा प्राप्त करने में क्या लगना चाहिए, समय। तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में समय लगना चाहिए, समय लगेगा, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ये हमारे पास तीसरी कमी। तो सिंपली हमसे पूछे कि तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या क्यों नहीं कर सका, तो हमें 3 कमियां बतानी मोस्टली। क्या बतानी? पहली कि तरंग सिद्धांत के अनुसार जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाना चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। ये पहली कमी। दूसरी, जब तरंग सिद्धांत के अनुसार जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो धातु की सतह पर ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है, जिससे धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जानी चाहिए। अर्थात तरंग सिद्धांत के अनुसार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करनी चाहिए, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करनी चाहिए। परंतु होता उल्टा है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। और आखिरी और अंतिम बात ये कि जब तरंग सिद्धांत के अनुसार जब धातु की सतह पर प्रकाश आपतित कराया जाता है तो वह प्रकाश धातु की सतह पर एक समान रूप से फैलता है, जिससे धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा ग्रहण करने में समय लगना चाहिए। और जब समय लगेगा तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में भी समय लगेगा, परंतु वास्तव में प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय पश्चाता नहीं होती है। इसीलिए तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका था। ठीक है, तो ये हमारे पास आज हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम पढ़े, 2 हमने क्वेश्चन किए, और तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव को क्यों नहीं समझा सका, इसकी आज हमने क्या करी, व्याख्या करी। अब हमको जो आगे की क्लास है उनमें हमको पढ़ना है क्या, एक टॉपिक तो अपन को पढ़ना है फोटोन की अवधारणा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक फोटोन की अवधारणा, इसकी बात करेंगे फोटोन की अवधारणा की। एक तो इसकी बात करेंगे कि फोटोन की क्या अवधारणा है और किसने दी, ये आपको बताना है। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है, इसकी उत्पत्ति करेंगे। और इसके बाद अपन पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे फोटोन की अवधारणा, दूसरा हम पढ़ेंगे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, और तीसरा पढ़ेंगे आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में बात करेंगे, प्रकाश की क्या द्वैत प्रकृति है। इसके बाद एक अपन टॉपिक और पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे डी ब्रोगली तरंगे, या हम अध्ययन करने वाले हैं एक्चुअली द्रव्य तरंगे, मैटर वेव्स। तो इन टॉपिकों की अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।